हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय माथुर क्लासेज। अपन फर्स्ट ईयर का टॉपिक पढ़ रहे थे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मर। उसके 2 पार्ट अपन ने पढ़ लिए हैं, तीसरा पार्ट आज अपन पढ़ेंगे। दोनों पार्ट अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है और स्क्रीन पर आई बटन पर भी इसकी क्लिक करेंगे तो इसकी दोनों की लिंक आपको मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही व्हाट्सअप की अपने लिंक दी हुई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक है और फेसबुक की भी लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि क्या है कि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और वीडियो को आप आराम से तसल्ली से बैठ के देखिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप आराम से देखिए वीडियो को। और वीडियो को पूरी अच्छे से देख के आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू ज़रूर दें कि भाई आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। दूसरी बात, अपने YouTube चैनल पे इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे वीडियोज हैं, परंतु ITI का सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, सिलेबस वाइज टॉपिक्स वीडियोज है। सेकंड ईयर की है तो सिलेबस वाइज पूरा टॉपिक्स आपको मिल रहा है। आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद मैं MCQs कराऊंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप सभी के बार बार मैसेज आते हैं कि मैडम शॉर्ट क्वेश्चन कराइए, मैडम MCQs कराइए, मैडम आप PDF सेंड कीजिए। तो मेरा आप सभी को कहना यही है कि एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट होने दो, मैं आपको MCQs कराऊंगी। आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले मैं आपको सारा कंप्लीट करा दूंगी। और बात रही PDF की, तो PDF मेरा खुद का ही नोट्स ही, वीडियो ही खुद एक PDF है, क्योंकि PDF मेरे पास इतना तैयार नहीं है आइटम कि मैं आपको पूरा भेज दूँ, क्योंकि मैं खास पोर्शन ही लिखती हूँ और कुछ मैं आपको समझाती भी हूँ। तो PDF के लिए तो मुझे पूरे नोट्स चाहिए, तो इसलिए आपको PDF वीडियो आप देखोगे तो आपको मेरे नोट्स आपको मिल जाते हैं। तो आप एक बार आराम से वीडियो को देखिए, आपको नहीं समझ में आती है अब 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, उसके बावजूद भी नहीं समझ में आती है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कि भाई मैडम ये ऐसे कैसे हुआ। तो पिछला पार्ट जो था, सेकंड पार्ट, उसमें अपन ने ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण देखा था। आउटपुट वोल्टता के आधार पर देखा था स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्रोड की संरचना के आधार पर देखा था क्रोड टाइप, सेल टाइप और बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। फेज की संख्या के आधार पर देखा था सिंगल फेज और 3 फेज। और फिर कूलिंग सिस्टम के आधार पर देखा था प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतली, जल द्वारा शीतली, वायुदाब द्वारा शीतली। उसके बाद पांचवा अपन ने देखा था आउटपुट क्षमता के आधार पर ऑटो ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी 2 प्रकार का होता है, एक करंट ट्रांसफार्मर और एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, मतलब CT एंड PT। आज अपन पढ़ेंगे व्यापारिक आधार पर। व्यापारिक आधार पर यानी कि कॉमर्शियल बेसिस। कॉमर्शियल बेसिस पे ये क्या है कि ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, पावर ट्रांसफार्मर और एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या फ़र्क होता है? कुछ भी फ़र्क नहीं होता। सेम, दोनों के प्रणाली सेम होती है, दोनों की संरचना सेम होती है। बस फ़र्क ये होता है कि जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर 2000 kVA से 20,000 kVA तक की क्षमता होती है, और प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो है 5 kVA से 2000 kVA तक क्षमता होती है, प्राइमरी डेल्टा में होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में होती है। इससे 3 फेज सप्लाई के साथ साथ सिंगल फेज सप्लाई भी प्राप्त कर सकते हैं। अब पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में फ़र्क क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है इसमें 3 फेज सप्लाई के साथ साथ अपन सिंगल फेज सप्लाई भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जो 15,000 kVA से कम क्षमता वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनको LT ट्रांसफार्मर कहते हैं।
लो ट्रांसमिशन लाइन। और 15,000 केवी से अधिक क्षमता वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसको अपन HT ट्रांसफार्मर कहते हैं। आई बात समझ में? इतनी नहीं आई, आ गई। वापस से देखो कि जो कॉमर्शियल बेसिस पे जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक पावर ट्रांसफार्मर और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का एक ही डायग्राम होता है और एक ही सब संरचना सेम होती, सब कुछ सेम होता है, दोनों में एक डिफरेंस होता है। दोनों में डिफरेंस होता है कि भाई पावर ट्रांसफार्मर होता है जो 2000 केवीए से 20,000 केवी क्षमता में होते हैं, परंतु जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं वो 5 केवीए से 2000 केवीए में होते हैं। दूसरा अंतर ये होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है पावर ट्रांसफार्मर में स्टार में कनेक्ट होती है और पावर ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो डेल्टा में कनेक्ट होती है। मैंने आपको बताया था ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग एक सेकेंडरी वाइंडिंग। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होती है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो डेल्टा में कनेक्ट होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वो स्टार में कनेक्ट होती है। अब दोनों की संरचना सेम है, सिर्फ ये आपका क्षमता के आधार पर ही थोड़ा फर्क होता है। अब इसकी पूरी संरचना के बारे में अपन देखते हैं। अब इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये आपने देखा है कि हर चौराहे पे, हर रोड पे ये ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर बना हुआ होता है। अपन उसका डायग्राम आज देख रहे हैं। ये पावर ट्रांसफार्मर कहो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहो, एक ही बात होती है। तो ये डायग्राम आप अच्छे से देख रहे हैं, ढंग से आप डायग्राम को देखो और इसके पार्ट्स को अपन देखते हैं। सबसे पहले इसमें होता है क्रोड, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ऑयल टैंक, ट्रांसफार्मर ऑयल, कूलिंग पाइप, ऑयल इनलेट वाल्व, ऑयल आउटलेट ड्रेन कॉर्क, ऑयल गेज, प्राइमरी टर्मिनल, सेकेंडरी टर्मिनल, अर्थ पॉइंट, डाटा पॉइंट, एक्सप्लोजन वेंट, कंजर्वेटर, ब्रीदर, सिलिका जेल, टैपिंग स्विच, बुकोल्स रिले और टेम्परेचर गेज। ये इसमें ये आइटम पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। तो अब इनमें अपन एक एक पार्ट्स का एक एक अपन देखते हैं कि भाई क्या होता है। देखो सबसे पहले डायग्राम में अपन देख रहे हैं, ये ऊपर एक टंकी बनी हुई होती है, ये होती है कंजर्वेटर। इसके साथ ये इससे टच होता है एक्सप्लोजन वेंट होता है, वॉल्व होता है। कंजर्वेटर के साथ में एक जुड़ी हुई है प्रेशर रिलीज वॉल्व जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये बुक होल्स रिले जुड़ी हुई है और फिर यहाँ पे जो है ऑयल गेज है, ये HT टर्मिनल है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर की बॉडी में ये पाइप्स लगे हुए होते हैं। ये आप देखना, आप रोड पे जाओ, कहीं पे चौराहे पे जाओ, ट्रांसफार्मर को अच्छे से देखना और उसमें आपको ये सारे पार्ट्स दिखाई देंगे, ठीक है। फिर ट्रांसफार्मर के ये कंजर्वेटर से एक पाइप आ रहा है, यहाँ पे ब्रीदर है, ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल लगी हुई थी, यहाँ एयर है, ये कोर्स है इसके। यहाँ पे ऑयल भरा होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल भरा हुआ होता है। इसके अंदर टेम्परेचर गेज होता है, इधर टैपिंग स्विच होता है, ये कूलिंग पाइप्स है, ठंडक करने के लिए टैंक बना हुआ है, इसमें नीचे चक्के होते हैं और ऑयल आउटगेज ड्रेन कॉर्क होता है और यहाँ पे ये अर्थ किया हुआ होता है। ये तो हो गए ट्रांसफार्मर के भाग हो गए। अब इसमें अंदर क्या होता है कि सुरक्षा युक्तियाँ जो होती है ट्रांसफार्मर में वो इम्पोर्टेंट होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो कंजर्वेटर होती है, ब्रीदर होती है और क्या सिलिका जेल होती है, ताप मापी होती है, एक्सप्लोजन वेंट होता है, बुकोल्स रिले होती है, ऑयल गेज होता है और टैपिंग स्विच होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कंजर्वेटर। डायग्राम में अपन ने देखा था कंजर्वेटर कहाँ है, ऊपर एक टंकी बनी हुई है, देखिए आप ये टंकी बनी हुई है, ये क्या है? कंजर्वेटर है। कंजर्वेटर क्या है? एक छोटा सा ऑयल टैंक है। ये क्या है? एक छोटा सा ऑयल टैंक है। इसमें जो इसके बॉडी के ऊपर स्थापित होता है ये, और इसके पास में क्या है, इस ऑयल गेज लगा हुआ होता है। ये ऑयल गेज है, ये बताता रहता है कि भाई ये कितना ऑयल आया, इसमें कितना गेज है। इस कंजर्वेटर का जो कार्य होता है, क्या कार्य है? कंजर्वेटर के 3 काम है। क्या है? मुख्य टैंक में तेल के स्तर को बनाए रखना,
क्या है, जो कंजर्वेटर है उसके अंदर जो ऑयल भरा हुआ टैंक में, तो उसके जो लेवल है उसको बनाए के रखता है। दूसरा क्या है, तेल का तापमान बढ़ने से उसके आयतन में होने वाले फैलाव को स्थान देता है। क्या है, तेल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका आयतन में क्या होगा, बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो क्या जगह चाहिएगी, तो उसको स्थान देता है कंजर्वेटर। तीसरा है, नमी को तेल में नहीं पहुंचने देता है। कोई भी नमी होती है, सर्दी गर्मी बारिश, कोई भी नमी होती है वो तेल के अंदर नहीं पहुंचने देता है। तो ये क्या हो गया, कंजर्वेटर का कार्य हो गया। फिर दूसरा आता है ब्रीदर। क्या होता है, ब्रीदर। ब्रीदर डायग्राम में अपन देखो, ये सुरक्षा युक्तियां देख रहे हैं ना, ये है ब्रीदर। देखो ये छोटा सा ब्रीदर बना हुआ है, इसके अंदर क्या है, सिलिका जेल भरी हुई होती है, और ये पूरी जो वो है इतना सा, ये ब्रीदर। आप कहीं पे भी घर से बाहर जाओ तो ट्रांसफार्मर के पास खड़े होके ये पार्ट्स जरूर देखना, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अब जो ब्रीदर है, ब्रीदर क्या होता है कि ब्रीदर का जो काम है, एक ही काम है कि तेल में नमी को प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर का प्रयोग किया जाता है। कि तेल जो होता है, जो कंजर्वेटर है, इसके अंदर जो तेल है उसके अंदर जो नमी होती है उसको पहुंचने नहीं देता, उसको रोक देता है। ये ब्रीदर का कार्य है। मतलब ब्रीदर यानी कि सांस लेना, इसके श्वसन क्रिया। इसमें क्या है कि ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा होकर सिकुड़ता है, तो कंजर्वेटर के रिक्त हुए स्थान की पूर्ति वायुमंडल के द्वारा वायु से होती है। तो सांस लेने की क्रिया, जैसे कंजर्वेटर में जगह हो गई है तो उसको जगह को पूरा करने के लिए क्या, ब्रीदर तेल की उसको करता रहता है, सांस लेता रहता है। तो इस में क्या है कि वायुमंडल की नमी में तेल के प्रवेश कर सकती है। वायुमंडल से हवा आएगी तो क्या है, नमी इस तेल के अंदर आ सकती है। तो ब्रीदर क्या है, तेल की नमी को प्रवेश करने से रोकता है। तो ब्रीदर का प्रयोग आपके एग्जाम में इनकी वर्किंग कहीं लिखनी नहीं आएगी, मैं तो ऐसे ही आपको समझा रही हूँ। एग्जाम में तो आएगा कि ब्रीदर का क्या कार्य है, या ऐसा आ जाएगा तेल में नमी को प्रवेश को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, ब्रीदर का प्रयोग किया जाता है। अब जो ब्रीदर होती है उसके अंदर सिलिका जेल लगी हुई होती है। अब जो सिलिका जेल है इसका क्या काम है, ब्रीदर में जो सिलिका जेल है वो क्या है कि इस वायु की नमी को सोखने के लिए सिलिका जेल को रखते हैं। अगर वायु के साथ साथ नमी आ गई है तो उसके अंदर सिलिका जेल रखी हुई होती है। उस सिलिका जेल क्या करती है, वायु की नमी को सोख लेती है। तो इसलिए सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। अब ये इसका एग्जाम में आता है कि सिलिका जेल का कलर के बारे में। तो ये सफ़ेद रंग की होती है सिलिका जेल। नमी सोख लेने के बाद आसमानी नीले कलर की होती है। मतलब नमी नहीं होएगी तब तो सफ़ेद रंग की होएगी, परंतु नमी को सोख लेगी तो ये चेंज हो जाएगा, कलर आसमानी नीले रंग की हो जाती है। तो ये इसमें क्या है कि यही सिलिका जेल का एग्जाम में आता है कि नमी को सोख लेने के बाद सिलिका जेल का कलर कैसा होता है, आसमानी नीले रंग का। इसमें अपन शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराती रहूँगी, तो आपको समझ में आता रहेगा। और नमी को नहीं सोखती उससे पहले सिलिका जेल सफ़ेद रंग की होती है। फिर आता है ताप मापी। ताप मापी यानी कि टेम्परेचर गेज। ये क्या है कि ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है उसका टेम्परेचर नापने के लिए इसमें टैंक में एक ताप मापी लगाया जाता है, टेम्परेचर गेज लगाया जाता है। ये देखो आप डायग्राम में, ये है टेम्परेचर गेज। ये टेम्परेचर बताता रहता है कि ऑयल के अंदर कितना टेम्परेचर बढ़ा है, कितना कम हुआ है। तो टेम्परेचर गेज भी एक सुरक्षा युक्ति है। तो इसमें क्या है, टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ने देता। जो तापमापी है, टेम्परेचर गेज है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप को नहीं बढ़ने देता है। अब नेक्स्ट आता है एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट देखो डायग्राम में अपने कहाँ है, ये कंजर्वेटर है, इसके टैंक के पास में ये वाल्व लगा हुआ है, एक एक्सप्लोजन वाल्व लगा हुआ है। अब जो एक्सप्लोजन वाल्व है इसके क्या काम है कि क्या है, कंजर्वेटर टैंक से जुड़ी हुई होती है, इसमें फॉल्ट आ जाता है, ट्रांसफार्मर में जो ऑयल का जो दबाव है, प्रेशर है, अधिक बढ़ जाता है। तो उसके कारण क्या है कि ये
युक्ति काम में आती है। इसको अपन प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। अब ये क्या है, तेल का दाब निर्धारित मान से अधिक हो जाने पर इसका डायाफ्राम टूट जाता है। मतलब तेल का जो प्रेशर है जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है, तो इसके एक्सप्लोजन वॉल्व में एक डायाफ्राम लगा हुआ होता है, वो टूट जाता है और जो एक्स्ट्रा तेल होता है वो बाहर निकल जाता है। फिर आता है बुक होल्स रिले। बुक होल्स रिले अपन ने डायग्राम में देखते हैं कहाँ है बुक होल्स रिले। ये डायग्राम है, ये देखो कंजर्वेटर के साथ में एक छोटा सा चौकोर सा लगा हुआ है, ये बुक होल्स रिले होती है। तो बुक होल्स रिले क्या है कि बुक होल्स रिले क्या है कि एक्सप्लोजन वेंट तथा बुक होल्स रिले एक स्थान पर स्थापित होती है। बुक होल्स रिले मुख्य सुरक्षा युक्ति है। इम्पोर्टेंट जो है ये मुख्य सुरक्षा युक्ति है, जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोई फॉल्ट होता है तो उसका ये यूज आता है। ये ट्रांसफार्मर में अगर कोई फॉल्ट आता है तो ये अपने कनेक्शन हटा देती है, ट्रांसफार्मर को सप्लाई से हटा देती है, तो ये बुक होल्स रिले होती है। अब इसका जो यूज होता है अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में ही इसका प्रयोग किया जाता है। बुक होल्स रिले का क्या काम है कि जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर मतलब कोई भी फॉल्ट होता है, तो अगर कोई फॉल्ट हो गया है तो इसको सप्लाई से हटा देती है बुक होल्स रिले ट्रांसफार्मर को, तो इसका ये काम है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट ऑयल गेज। ऑयल गेज क्या है कि जो कंजर्वेटर में जो तेल है उसका जो लेवल है वो बताता है ऑयल गेज। फिर आता है टैपिंग स्विच। टैपिंग स्विच क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज के लिए हमेशा कांस्टेंट मान रखने के लिए टैपिंग स्विच का यूज करते हैं, भाई वोल्टेज इतना ही आना चाहिए, तो ये टैपिंग स्विच हो गया। तो ये अपन ने पढ़ लिया ट्रांसफार्मर के पूरा पार्ट्स कि भाई कौन कौन से पार्ट होते हैं, किसका काम क्या है। तो खास इम्पोर्टेंट तो यही है सिलिका जेल का कि भाई सिलिका जेल जो नमी सोखने से पहले इसका कलर क्या होता है और नमी सोखने के बाद इसका कलर क्या होता है, या बुक होल्स रिले का कार्य क्या होता है। बुक होल्स रिले का कि भाई ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो उसको सप्लाई से हटा देती है। तो सप्लाई से हटाते ही क्या है कि ये हटाई कौन कि बुक होल्स रिले ही हटा देती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है स्थापना स्थल के आधार पर, यानी कि लोकेशन के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। लोकेशन के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक इंडोर ट्रांसफार्मर, एक होता है आउटडोर ट्रांसफार्मर। इंडोर ट्रांसफार्मर तो आपने देखा है कि कई कई जगह फैक्ट्रियाँ होती है या कोई कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसके अंदर आप बाउंड्री के अंदर आप जाओगे तो आपको छोटा सा एक ट्रांसफार्मर दिखता है। तो वो क्या है, एक कमरे किसी छोटा सा कमरा बना देते हैं या कोई टीन शेड लगा के ही उस ट्रांसफार्मर को रख देते हैं, तो ये इंडोर ट्रांसफार्मर होते हैं। ये इंडोर ट्रांसफार्मर हमेशा निम्न केवीए क्षमता में होते हैं, मतलब कम क्षमता वाले ही होते हैं इंडोर ट्रांसफार्मर। इनका ज़्यादातर यूज उद्योगों में फैक्ट्रियों में किया जाता है। दूसरा होता है आउटडोर ट्रांसफार्मर। आउटडोर ट्रांसफार्मर है कि मतलब जो बाहर सड़कों पे या खुले स्थानों पे जो ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, आउटडोर ट्रांसफार्मर। आप ये पूरी वीडियो देख के आपके घर के पास जो ट्रांसफार्मर है उसको अच्छे से देखना खड़े होके 10 मिनट तक कि जो जो मैडम ने पार्ट बताए वो कहाँ कहाँ नज़र आ रहे हैं। नहीं तो अपना मोबाइल साथ ले जाना और जो जो मैंने बताया है आप उसको खड़े होके देखना कि ऊपर आपको कंजर्वेटर टंकी दिख रही है क्या, वॉल्व दिख रहा है क्या, बुक होल्स रिले दिख रही है क्या, मतलब सारे छोटे छोटे पार्ट्स आपको जो मैंने बताई ये सारे बाहरी भाग है और बाहरी भाग पूरे आपको ट्रांसफार्मर के पास खड़े होकर दिखेंगे। अब देखना पाइप भी लगे हुए हैं इसके ट्रांसफार्मर के। तो आउटडोर ट्रांसफार्मर है, खुले स्थान में यूज लिया जाता है और जो उच्च केवीए क्षमता वाले होते हैं, ये उच्च केवीए हाई मतलब केवीए क्षमता वाले यूज होते हैं। ज़्यादातर इसका
यूज विद्युत उत्पादन वितरण केंद्रों तथा वितरण लाइनों में इनका यूज होता है। या मतलब जो अपन ट्रांसफार्मर सड़कों पे हैं, ये खुले स्थानों में होते हैं, इनको सर्दी गर्मी बारिश का कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी बचाव के लिए व्यवस्था की जाती है, परंतु ज़्यादातर ये खुले ही होते हैं। आप देखो आंधी तूफान आते हैं तो कई बार ट्रांसफार्मर मोट आवाज़ आती है, तो क्या ट्रांसफार्मर जल गया है या उड़ गया है, तो ये आउटडोर ट्रांसफार्मर होते हैं। फिर आता है कि ट्रांसफार्मर का जो संयोजन है, अपन समानांतर क्रम में भी इसका प्रचालन कर सकते हैं कि भाई दो ट्रांसफार्मर को पास पास लगा के भी अपन इसका यूज कर सकते हैं, परंतु इसकी पूरी विधि अपने कोई काम नहीं आती है, तो मैं सिंपल सा बता देती हूँ कि ट्रांसफार्मर का समानांतर क्रम में प्रचालन अलग अलग बातों पर होता है। पहला तो होता है सेम फेज के अनुसार, समान फेज, मतलब दो ट्रांसफार्मर को पास रख दिया, समानांतर क्रम में जोड़ दिया है, तो उनका क्या क्या होता है कि एक तो सेम समान फेज क्रम होता है, मतलब सेम फेज क्रम में होते हैं। दूसरा होता है समान वोल्टेज अनुपात में होता है। तीसरा समान ध्रुवता होती, पोलैरिटी जो होती है समान होनी चाहिए। और चौथा होता है समान प्रति इकाई इम्पीडेंस जो होता है वो भी समान होना चाहिए। तो ये अपन ने ये सब ट्रांसफार्मर आप पढ़ोगे जब आपको समझ में आएगा, जब आपको एसी थ्योरी की सारी वीडियो समझ में आई हुई हो, तो ही आपको ट्रांसफार्मर का चैप्टर समझ में आएगा। तो ये अपने ये ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, ये इनके सब के बारे में अपन ने देखा है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, क्या होता है। अब आता है कि भाई ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, उसकी वाइंडिंग है वो कैसे यूज होती है, कौन कौन से कनेक्शन में होती है, तो वो अपन अब देखते हैं। अब ट्रांसफार्मर वाइंडिंग जो होती है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ये आपके सेकेंड ईयर में भी काम आएगी। सेकेंड ईयर में फिर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है, ये तब समझ में आएगी जब आप एसी थ्योरी के जस्ट बाद वाला आपने पॉलीफेज वाला वीडियो अच्छे से देखा होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पॉलीफेज वाली वीडियो को भी अच्छे से देख लीजिए। देखो आप उसको देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भाई लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन करंट क्या होती है, फेज करंट क्या होती है। अभी आप वीडियो देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, आप ये सोचोगे ये कहाँ से आया क्या है। तो आप उससे पहले एसी थ्योरी के पार्ट पूरे होने के बाद पॉलीफेज के 2 पार्ट बनाए हैं, आप उसको भी देखिए तो आपको समझ में आएगा। आप देखते रहिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको पूरा सिलेबस के हिसाब से ही सारे टॉपिक मिल रहे हैं, तो आप आराम से पढ़िए। वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है, हर टॉपिक की है, पर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे आपको अलग से अलग पार्ट मिलेगा, आपको ट्रांसफार्मर मिलेगा, पॉलीफेज भी मिलेगा, एसी थ्योरी भी मिलेगा, परंतु जो मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर सिलेबस के हिसाब से भाई फर्स्ट चैप्टर ये है, सेकंड चैप्टर ये है, थर्ड चैप्टर ये है, इसके अकॉर्डिंग ही सारी वीडियो अपलोड की हुई है। साथ में एमसीक्यूज वैसे तो डाले हुए हैं, 2 पार्ट, दोनों पार्ट, फर्स्ट ईयर के 2 पार्ट, सेकंड ईयर के भी डाले हुए हैं। उसके बावजूद भी मैं पूरा कोर्स कराने के बाद बहुत सारे एमसीक्यूज डालूंगी, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वही डालूंगी, और आशा करती हूँ कि आपके क्वेश्चन उन्हीं में से ही आएंगे। और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के भी मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अब अपन पढ़ते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। थ्री फेज जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है, ये अलग अलग कनेक्शन में होती है। एक होती है स्टार स्टार कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा स्टार कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, स्टार इंटर स्टार एंड डेल्टा इंटर स्टार कनेक्शन, वीवी कनेक्शन, टर्सरी वाइंडिंग, स्कॉट एंड टीटी कनेक्शन। तो इन सब के बारे में आपको ना तो एग्जाम में कुछ पूछा जाएगा और ना ही कोई पूछा जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन आता है टर्सरी वाइंडिंग कहाँ की जाती है, ये आपको डायग्राम दे देंगे ये कौन सी वाइंडिंग है। तो स्टार स्टार है तो दोनों स्टार में होंगे, स्टार डेल्टा में तो पहले स्टार होगा, फिर जैसे प्राइमरी स्टार है, डेल्टा सेकेंडरी है,
फिर तीसरा आता है डेल्टा स्टार, तो प्राइमरी डेल्टा की होगी, सेकेंडरी स्टार की होगी। चौथा डेल्टा डेल्टा, मतलब प्राइमरी भी डेल्टा है, सेकेंडरी भी डेल्टा में है। तो जैसे स्टार स्टार में तो प्राइमरी स्टार है, सेकेंडरी भी स्टार में है। तो स्टार स्टार कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा स्टार, डेल्टा डेल्टा, स्टार इंटर से स्टार, वीवी कनेक्शन, टर्सरी वाइंडिंग, स्कॉट वाइंडिंग। तो इन सब के बारे में अपन देखते हैं। अब फर्स्ट देखते हैं स्टार स्टार कनेक्शन। देखो आपने पॉलीफेज वाली वीडियो बनाई देखी होगी, तो आप देखा हो स्टार कनेक्शन का ये डायग्राम होता है। इसमें क्या होती है, 3 वाइंडिंग के पार्ट्स होते हैं। पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा, दूसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा, तीसरी वाइंडिंग का तीसरा सिरा, ये दो मतलब ये सब एक सिरे को बना के एक न्यूट्रल पॉइंट कर देते हैं। और बाकी ये आर वाई बी ये होते हैं। स्टार में न्यूट्रल पॉइंट होता है, डेल्टा में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। तो स्टार को ऐसे भी बना सकते हैं और स्टार को ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं। जैसे पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा, दूसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा, तीसरी वाइंडिंग का तीसरा, इन सबको एक कर दिया हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पे ये एक होया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन में है स्टार स्टार कनेक्शन, तो ये प्राइमरी भी स्टार है, सेकेंडरी भी स्टार है। ऊपर वाली प्राइमरी है, नीचे वाली सेकेंडरी है। तो प्राइमरी भी स्टार में, सेकेंडरी भी स्टार में कनेक्ट है। देखिए 3 वाइंडिंग है, आर वाई बी, इसका दूसरा सिरा, इसका भी दूसरा सिरा और इसका भी दूसरा सिरा, सबको कर दिया एक। चाहे ऐसा बनाओ चाहे ऐसा बनाओ, एक ही बात है। जैसे सेकेंडरी भी क्या स्टार में है, तो पहली वाइंडिंग, दूसरी वाइंडिंग, तीसरी वाइंडिंग, पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा, दूसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा, तीसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा, सबको कर दिया एक। और एक 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 सिरे बाहर निकाल दिए। जैसे ये एक एक सिरा बाहर है, एक ही है। तो चाहे ऐसा बनाओ चाहे ऐसा बनाओ चाहे ऐसा बनाओ, एक ही बात है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो पॉलीफेज में अपन ने पढ़ा था स्टार कनेक्शन में क्या होता है, आई एल बराबर आई पी, यानी कि लाइन करंट बराबर फेज करंट और लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज। अब अगर आपको मन में डाउट होता है कि √3 कहाँ से आया, तो पॉलीफेज वाइंडिंग के बाद में एक वीडियो और बनाई हुई है Q&A के नाम से। तो उसमें आपको ये बता हुआ है कि √3 कहाँ से आया। कई बच्चों के जैसे वीडियो अपलोड किए, कई बच्चों के आए कि मैडम √3 कहाँ से आया। तो अपन इसके Q&A के नाम से वीडियो बनी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं कि √3 कहाँ से आया और कैसे आया है। तो स्टार और स्टार स्टार कनेक्शन में क्या है कि आई एल बराबर आई पी है, ई एल बराबर √3 ई पी। ई एल को चाहे वी एल को, एक ही बात होती है। प्राइमरी लाइन वोल्टेज है वी एल, स्टार स्टार कनेक्शन है, इसलिए प्राइमरी फेज वोल्टेज है √VL/√3। तो सेकेंडरी फेज वोल्टेज हो गया VL/√3 इंटू के क्या है, रेशियो है, ट्रांसफार्मर रेशियो है। सेकेंडरी लाइन वोल्टेज VL इंटू के इंटू √3 बट्टा √3 कट गया, तो क्या फॉर्मूला रह गया, VL इंटू के क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। तो ये स्टार स्टार कनेक्शन है। अब आता है स्टार डेल्टा कनेक्शन। देखो प्राइमरी जो पहले लिखा वो प्राइमरी है, सेकंड बार लिखा है जो सेकेंडरी है। तो प्राइमरी तो स्टार में है, सेकेंडरी क्या डेल्टा में कनेक्ट है। देखो स्टार का तो अपन ऐसा करते हैं, डेल्टा में क्या होता है, पहली वाइंडिंग ये इसका दूसरा सिरा, दूसरी वाइंडिंग का पहला सिरा, फिर तीसरी वाइंडिंग का पहला सिरा और तीसरी वाइंडिंग का और इसके पहला सिरा, ये डेल्टा कनेक्शन होता है जैसा ही इसमें है। पहली वाइंडिंग, दूसरी वाइंडिंग, तीसरी वाइंडिंग, पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा, दूसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा, फिर इसका पहला सिरा और इसका दूसरा सिरा, इससे इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये हो गया डेल्टा कनेक्शन। तो प्राइमरी में स्टार है, सेकेंडरी में डेल्टा है। इन सब के बारे में पढ़ने की मतलब ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में सिर्फ डायग्राम आता है तो आपसे पूछता है कि ये कौन सा कनेक्शन है, फिर भी अपन देख रहे हैं। अब ये इसमें क्या, इसका जो यूज है वोल्टेज स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग किया जाता है। प्राइमरी लाइन वोल्टेज VL, प्राइमरी फेज वोल्टेज VL/√3, सेकेंडरी फेज वोल्टेज VL/√3 इंटू के, सेकेंडरी लाइन वोल्टेज VL/√3 इंटू के। सेकेंडरी डेल्टा में संयोजित है, इसलिए ये इसका ये फॉर्मूला लगा है। अब तीसरा आता है डेल्टा स्टार कनेक्शन। देखो डायग्राम में देखो
पहला है डेल्टा, यानी कि प्राइमरी में आ गया डेल्टा, सेकेंडरी में आ गया स्टार कनेक्शन। अब इनमें क्या, इसका सिरा इनको सब को सॉर्ट करके एक कर दिया, इसके टर्मिनल्स बाहर निकाल दिए। तो इसमें ये यूज आता है स्टेप डाउन पावर ट्रांसफार्मर में, इसका यूज होता है। इसका फॉर्मूले में प्राइमरी लाइन वोल्टेज VL, प्राइमरी फेज वोल्टेज VL, प्राइमरी डेल्टा में है इसलिए इसका फॉर्मूला होता है सेकेंडरी फेज वोल्टेज VL इंटू के, सेकेंडरी लाइन वोल्टेज √3 इंटू VL इंटू के। फिर आता है डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में भी यही फॉर्मूला है, VL बराबर VP होता है डेल्टा में। तो इसमें डायग्राम में भी दोनों डेल्टा में कनेक्ट होंगे। और इसका जो यूज होता है वो निम्न वोल्टेज एवं उच्च पावर वाले शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में इसका यूज किया जाता है। अब उसके बाद आता है स्टार, इंटर स्टार और डेल्टा इंटर स्टार संयोजन। इनका जो यूज बहुत कम होता है और इसका यूज कहीं पे नहीं होता। तो इसका क्या है कि ज़्यादातर इसका यूज होता है जहाँ पर्वत पहाड़ होते हैं, मिट्टी वाले एरिया होते हैं, वहाँ पे इसका यूज होता है। अब नेक्स्ट आता है वीवी कनेक्शन। वीवी कनेक्शन में क्या होता है, सबसे बड़ी खासियत इसकी है, वीवी कनेक्शन डेल्टा संयोजन विधि के समान होता है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात कि जो प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग केवल दो ही होती है। इसमें तीसरी वाइंडिंग, जैसे डेल्टा कनेक्शन में क्या होती है, जैसे ये डेल्टा है, इसमें क्या है 3 वाइंडिंग है, परंतु वीवी कनेक्शन होता है उसके अंदर 2 ही वाइंडिंग होती है। दोनों में 2 वाइंडिंग होती है। जैसे ये एक यहाँ ये कर दिया, फिर एक वापस और कर देते हैं वाइंडिंग डेल्टा की, ऐसे की ऐसे इधर। तो ये क्या हो गया, वीवी कनेक्शन हो गया। देखो शेप में भी वी के शेप में आकृति में दिख रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया, वीवी। इसके अंदर 2 ही वाइंडिंग होगी, तीसरी वाइंडिंग नहीं होती है, ये इसकी खासियत है। क्वेश्चन में आ जाता है कि ऐसे कौन से कनेक्शन है जिसके अंदर सिर्फ 2 ही वाइंडिंग होती है, तो वो वी जो डेल्टा होती है, तो वी हो गई, ठीक है। इसमें जो टर्न्स होते हैं वो हमेशा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में हमेशा 58% टर्न्स रखते हैं, ठीक है। और इसका जो यूज है वो है निम्न वोल्टेज एवं निम्न पावर वाले 3 फेज ट्रांसफार्मर में इसका यूज किया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा खासियत यही है कि इसके अंदर 2 ही वाइंडिंग होती है, दो वाइंडिंग होती है। दोनों डेल्टा कनेक्शन है तो इधर भी डेल्टा वापस बनेगा, और ये वी आकृति है तो इधर भी यूं वी आकृति होएगी। तो ये इसमें 2 ही वाइंडिंग होती है। तो ये इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात यही होती है। फिर आता है टर्सरी वाइंडिंग। टर्सरी वाइंडिंग जो होती है ये स्टार संयोजन होती है। एक स्टार ये बना हुआ, एक इधर भी बना देते हैं स्टार, ठीक है। ये इधर भी स्टार बना हुआ होता है। तो ये स्टार वाइंड संयोजन होता है। इसके अंदर क्या होता है, स्टार पॉइंट है तो स्टार होगा, तो इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो इसके अंदर जो क्या है, न्यूट्रल जो है बिंदु स्थिर नहीं रहता, ये क्या हिलता रहता है। न्यूट्रल पॉइंट क्या रहता है, हिलता रहता है, इधर उधर खिसकता रहता है, फ्लोटेट होता रहता है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं कि दोनों स्टार वाइंडिंग है, इन दोनों के बीच में एक डेल्टा को कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक डेल्टा को कनेक्ट कर देते हैं, डेल्टा की वाइंडिंग को। तो इसको अपन कहते हैं टर्सरी वाइंडिंग। अब आपके क्वेश्चन में आ जाता है कि टर्सरी वाइंडिंग का क्या खासियत है। तो दोनों डेल्टा संयोजन, स्टार संयोजन के बीच में एक डेल्टा संयोजित किया जाता है, वो टर्सरी वाइंडिंग होती है। टर्सरी वाइंडिंग क्यों की जाती है, कई एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था कि मैडम टर्सरी वाइंडिंग क्यों की जाती है। तो टर्सरी वाइंडिंग यूँ की जाती है, स्टार दोनों कनेक्शन होते हैं, तो स्टार में हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। ये क्या है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो न्यूट्रल पॉइंट क्या है, हिलता रहता है, डिग में हिलता रहता है, इधर उधर घूमता फिरता है। तो मतलब तो हिलता रहता है, तो इसको हिलने के लिए, मतलब इस न्यूट्रल पॉइंट को स्थिर रखने के लिए अपन ने बीच में एक डेल्टा की वाइंडिंग को भी संयोजित कर दिया है, इसीलिए इसका नाम रखा है टर्सरी वाइंडिंग। मतलब टर्सरी वाइंडिंग का यूज क्या हो गया, न्यूट्रल बिंदु को स्थिर हो जाता है, इसलिए टर्सरी वाइंडिंग का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में स्कॉट वाइंडिंग और टीटी संयोजन आता है। तो इसका क्या है कि इसका भी यूज जो होता है वो 2 फेज सप्लाई पर कार्य करने वाली विद्युत भट्टी में किया
जाता है। तो ये अपने आज ये हो गया ट्रांसफार्मर वाला चैप्टर पूरा वाइंडिंग के साथ में। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी एसी डीसी वाइंडिंग है, साथ में ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग भी है। तो सेकेंड ईयर वाले भी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग इसमें देख सकते हैं। अभी तक अपन ने ट्रांसफार्मर के 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। तीनों पार्ट को आप अच्छे से देखिए और आराम से वीडियो को देखिए। पूरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू ज़रूर दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में दिए हुए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।